वेलकम बैक स्टूडेंट्स। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ रहे थे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़े, जिनमें हमने देखा कि इसमें मेटल को धनायन के रूप में और लिगेंड को ऋणायन के रूप में कंसीडर किया गया है। इसके अलावा हमने देखा कि मेटल और लिगेंड के बीच में इसमें प्योरली आयोनिक बॉन्ड माना गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल माना गया है। डी कक्षकों की ऊर्जा सबसे पहले क्या होती है? संभ्रंश होती है। समान ऊर्जा के डी कक्षक होते हैं, लेकिन जैसे ही ये डी कक्षक किसी लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो इन डी कक्षकों का विभाजन हो जाता है और ये दो तरह के कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं। एक होता है ईजी कक्षक और एक होता है T2G। हमने कल की कक्षा में देखा कि CFT में क्या माना गया है कि धातु जो है वह एक ऐसी काल्पनिक स्थिति में प्रेजेंट है जिसमें उसके पास ना तो कोई धातु, ना तो कोई लिगेंड, ना ही कोई आयन और ना ही कोई यौगिक स्थित है। जब इसके पास में कोई भी किसी प्रकार का कोई कंपाउंड या कोई मेटल कोई भी स्थित नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके डी ऑर्बिटल्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें माना गया है कि लिगेंड धातु से अनंत दूरी पर स्थित हैं। जब लिगेंड को धीरे धीरे इसके पास लाया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब लिगेंड धीरे धीरे इसके पास आएगा तो मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के मध्य में प्रतिकर्षण बल हुआ। मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के मध्य में जो प्रतिकर्षण बल हो रहा है, जो रिपल्सन हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगी? एक लिगेंड फील्ड जनरेट होगी, एक क्रिस्टल फील्ड जनरेट होगी। और ये जो लिगेंड फील्ड या क्रिस्टल फील्ड जनरेट हुई है, उसकी वजह से जो पांचों डी ऑर्बिटल थे, अब वो पांचों डी ऑर्बिटल कैसे हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं या विपाटित हो जाते हैं। जब ये पांचों डी ऑर्बिटल स्प्लिट हुए हैं, विपाटित हुए हैं, उसके बाद ये दो तरह की क्या बनाते हैं? कक्षक बनाते हैं। एक तो हायर एनर्जी के और एक लोअर एनर्जी के। यदि हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बात करें तो हायर एनर्जी के ऑर्बिटल ईजी ऑर्बिटल होते हैं और लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल T2G ऑर्बिटल होते हैं। इसके विपरीत यदि हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल ईजी ऑर्बिटल होते हैं और हायर एनर्जी के ऑर्बिटल क्या होते हैं? T2G ऑर्बिटल होते हैं। जस्ट अपोजिट स्प्लिटिंग होती है किसमें? टेट्राहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल के। हमने देखा कि इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी रूल का फॉलो होता है या पालन होता है। कहने का मतलब जितनी ऊर्जा का क्या होगा? स्थायी होगा। जितनी ऊर्जा स्थायी में प्राप्त होगी उतनी ही ऊर्जा क्या होगी? अस्थायी होने पर क्या कर ली जाएगी? गेन कर ली जाएगी। इसका मतलब टोटल एनर्जी चेंज या सकल ऊर्जा परिवर्तन क्या होता है? 0 होता है। यहाँ तक कि जो बात है हम पिछली कक्षा में देख चुके थे। मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट कक्षा में हम अष्टफलकीय यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या बोल सकते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि आखिर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता क्या है। तो मैं पिछली कक्षाओं में आपको पहले ही बता चुका था कि इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होती है? 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं। हम यदि साधारण तरीके से समझें तो माना ये सेंटर में एक मेटल प्रेजेंट है। मेटल प्रेजेंट होने के बाद इसके 6 कोनों पर क्या है? लिगेंड है। एक लिगेंड, दूसरा लिगेंड, तीसरा लिगेंड और ये चौथा लिगेंड। इसके अलावा 5वां लिगेंड और ये क्या पाया जाता है? 6वां लिगेंड पाया जाता है। ये एक आपकी इस प्लेन में स्ट्रक्चर है। यहाँ पर मेटल, इधर लिगेंड, यहाँ लिगेंड, इधर लिगेंड और चारों तरफ क्या पाया जा रहा है? लिगेंड पाया जा रहे हैं। एक लिगेंड ऊपर की साइड पाया जा रहा है, एक लिगेंड कहाँ पाया जा रहा है? नीचे की साइड पाया जा रहा है। ठीक है। यदि एक्सिस की बात की जाए तो एक्सिस कहाँ होती है इसकी? यदि इसके एक्सिस की देखें तो ये मान लिया हमने ये एक्सिस को माना एक्स एक्सिस। ठीक 90 डिग्री पर दूसरी एक्सिस क्या हो गई? वाई एक्सिस। और तीसरी एक्सिस क्या हो गई? जेड एक्सिस। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। या तो हम इसको ऐसे समझें साधारण तरीके से। यदि हम इसको ऐसे ना समझे तो इसकी 3D स्ट्रक्चर देखते हैं। अब ये 3D स्ट्रक्चर कैसे बनी पहले वो देखें। हालांकि आपको चित्र दिख रहा है, लेकिन ये 3D स्ट्रक्चर बनी कैसे है मैं एक बार आपको ये भी बता देता हूँ। 3D स्ट्रक्चर बनी कैसे? ये देखो, 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने बना लिया इस तरह का एक बॉक्स। इस बॉक्स के बाद ये इस तरह से और इसको इस कोने से मिलाएंगे। अब इसको आगे बढ़ाएंगे। अब इधर की साइड से इस तरह से
और इसको इस कोने से मिला देंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से इस कोने से भी, और इसको इस वाले कोने से मिलाएंगे, और इसके अलावा ये इस प्रकार से क्या बनी है, ये आपके ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनी है। इस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो ये माना हमने मूल बिंदु मान लिया। इस एक्सिस की बात की जाए तो माना ये वाली एक्सिस कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये जो एक्सिस बनी है कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस मान ली। दूसरी एक्सिस की बात करें तो ठीक 90 डिग्री पर ये दूसरी एक्सिस जैसे हमने वाई एक्सिस माना। ठीक है, अब जो एक्स एक्सिस है और ये हो गई वाई एक्सिस, और तीसरी एक्सिस कौन सी होगी, जेड एक्सिस। और यदि हम जेड एक्सिस की बात करें तो जेड एक्सिस कहाँ होगी, वैसे तो जेड एक्सिस होगी यूं। यदि एक एक्सिस एक प्लेन में है तो जेड एक्सिस इसके लंबवत होती है, जिसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि ये क्या होगी, जेड एक्सिस होगी। यदि हम एक अष्टफलक के कोनों में एक्स वाई जेड एक्सिस को देखें, एक ऑक्टाहेड्रल में जेड एक्सिस को देखें, तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये तो आपकी कौन सी एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस हो गई, जेड एक्सिस। हमारे पास 3 एक्सिस प्रेजेंट है या नहीं है। ये हमारे पास 3 एक्सिस हो गई। हम जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड अप्रोच करते हैं, 6 लिगेंड, 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं, और 6 लिगेंड 6 कोणों से अप्रोच करते हैं। वो 6 कोने कौन से, प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस जेड माइनस जेड, प्लस वाई माइनस वाई। हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, उसमें प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस वाई माइनस वाई, प्लस जेड माइनस जेड पढ़ते कि नहीं पढ़ते। ठीक वही यहाँ पर प्लस एक्स है तो इधर माइनस एक्स है, इधर प्लस वाई है तो इधर माइनस वाई है, इधर प्लस जेड है तो इधर माइनस जेड है। इन 6 दिशा से लिगेंड अप्रोच करते हैं इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं वो लिगेंड अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं या एक्सिस के ऊपर से अप्रोच करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल की कक्षा में भी दिखाया था, हालांकि कल की कक्षा में बताया नहीं था कि वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है, लेकिन वह ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ही था। कहने का मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको सबसे मेन बात जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि लिगेंड along the axis अप्रोच करते हैं। लिगेंड के लिए आपको क्या बात याद रखनी है कि लिगेंड जो है वो along the axis अप्रोच करते हैं। कैसे अप्रोच करते हैं, along the axis अप्रोच करते हैं इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हमने जब डी ऑर्बिटल पढ़े थे तो डी ऑर्बिटल में हमने 5 डी ऑर्बिटल पढ़े थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये ऑर्बिटल हमने पढ़े थे। बात करें हम डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल की, तो मैंने आपको बताया था ये ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस पाए जाते हैं, एक्सिस के मध्य में पाए जाते हैं। कौन कौन से ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स वाई एक्स और वाई एक्सिस के मध्य में पाया जाता है। डी वाई जेड वाई और जेड एक्सिस के बीच में पाया जाता है। डी जेड एक्स जेड और एक्स एक्सिस के बीच में पाया जाता है। ये तीनों ऑर्बिटल कहाँ पाए जाते हैं, तीनों ऑर्बिटल पाए जाते हैं बिटवीन द एक्सिस। और इन तीनों ऑर्बिटल को हमने क्या नाम दिया था, T2G ऑर्बिटल। बोला था कि नहीं बोला था। शेष जो 2 ऑर्बिटल हैं, ये शेष 2 ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये शेष ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, अलोंग द एक्सिस, मतलब कि एक्सिस के ऊपर पाए जाते हैं। और इन ऑर्बिटल को हमने क्या नाम दिया था, ईजी ऑर्बिटल नाम दिया था ना। यहाँ पर ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमने देख लिया कि इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स 6 लिगेंड अप्रोच ऑन द मेटल। कहने का मतलब 6 लिगेंड मेटल के ऊपर क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से एक्सिस के ऊपर होते हुए लिगेंड जो हैं वो अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं।
कल की कक्षा में हमने देखा था कि जब लिगेंड मेटल पर अप्रोच कर रहा होता है, पहले तो लिगेंड अनंत दूरी पर था, लेकिन बाद में जब हम लिगेंड को धीरे धीरे पास लाए, लिगेंड को धीरे धीरे पास लाने पर लिगेंड का प्रभाव मेटल पर पड़ने लगा था, जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के मूल बिंदु पर प्रेजेंट थी। कौन? मेटल। जब हम क्या कर रहे थे, लिगेंड को उसके पास ला रहे थे, तो मैंने आपको एक बात बताई कि जो ऑर्बिटल्स उस लिगेंड के सबसे ज़्यादा नज़दीक होंगे, जो ऑर्बिटल्स उस लिगेंड के सबसे ज़्यादा नज़दीक होंगे, वही ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे और वो ऑर्बिटल कहाँ पहुँच जाएंगे? हायर एनर्जी पर पहुँच जाएंगे। बताई थी ना। वापस से देखो कि जो ऑर्बिटल लिगेंड के सबसे ज़्यादा नज़दीक होंगे, जब लिगेंड अप्रोच कर रहा होता है, तब जो ऑर्बिटल लिगेंड के सबसे ज़्यादा नज़दीक होंगे, वही ऑर्बिटल लिगेंड के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे और हायर एनर्जी पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की 3D स्ट्रक्चर में हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को देखा और आपको बताया कि लिगेंड अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं। किसमें? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। अलोंग द एक्सिस का मतलब है कि एक्सिस के ऊपर से लिगेंड क्या कर रहे हैं? अप्रोच। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं, एक प्लस एक्स, दूसरा माइनस एक्स से, तीसरा प्लस वाई से, चौथा माइनस वाई से, पांचवा प्लस जेड से और छठवा जो लिगेंड है वो माइनस जेड से अप्रोच करता है। इस प्रकार 6 लिगेंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अप्रोच करते हैं, अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि पांचों डी ऑर्बिटल में से ऐसे कौन से डी ऑर्बिटल हैं जो कि इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड के सबसे नज़दीक स्थित हैं? दोबारा क्वेश्चन सुनो। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये जो 5 ऑर्बिटल आपके सामने लिखे गए हैं, इन 5 ऑर्बिटल में से ऐसे कौन से ऑर्बिटल हैं जो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड के सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं, सबसे ज़्यादा पास हैं? तो क्या हम नहीं बता सकते? हम आसानी से बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड अलोंग द एक्सिस अप्रोच कर रहा है और हमारे पास 2 ऑर्बिटल ऐसे पाए जा रहे हैं जो अलोंग द एक्सिस ही पाए जा रहे हैं। माना ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ही क्या पाए जा रहे हैं? ऑर्बिटल पाए जा रहे हैं और इधर से ही लिगेंड अप्रोच कर रहा है। वापस से देखो, माना हमारे पास ये कोई एक्सिस है और इस एक्सिस पर क्या पाए जा रहे हैं? ऑर्बिटल। क्योंकि हम पहले ही बोल रहे हैं क्या पाए जा रहे हैं? अलोंग द एक्सिस। इस एक्सिस पर जो ऑर्बिटल पाए जा रहे हैं वो इसी एक्सिस पर पाए जा रहे हैं और लिगेंड जो अप्रोच कर रहे हैं वो भी इसी एक्सिस पर अप्रोच कर रहे हैं। क्या यह लिगेंड और ये ऑर्बिटल दोनों एक दूसरे के नज़दीक होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना भाई। ये जो लिगेंड है, ये जो ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल पर लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं अलोंग द एक्सिस। यह हमारे पास क्या है? ऑर्बिटल। जहाँ कैसे पाया जा रहा है? ये पाली इस एक्सिस पर पाई जा रही है। माना ये एक्स एक्सिस है तो ये पाली एक्स एक्सिस पर पाई जा रही है। यदि हम डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करें, हमारे पास जो दूसरा ऑर्बिटल है वो यूं हो सकता है, जैसे माना ये पहला ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पर पाया जा रहा है, वो एक्स एक्सिस है हमारे पास ये वाली, और दूसरा ऑर्बिटल जो है वो पाया जा रहा है वाई एक्सिस पर, तो वो वाई एक्सिस है हमारे पास ये वाली। हमने देखा कि जो ईजी ऑर्बिटल हैं वो अलोंग द एक्सिस पाए जा रहे हैं। एक्स एक्सिस पर पाए जाने वाला जो ऑर्बिटल है वो इस प्रकार से पाया जाएगा और वाई एक्सिस पर जो पाए जाने वाला ऑर्बिटल है वो इस प्रकार से पाया जाएगा। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड भी अलोंग द एक्सिस ही अप्रोच करते हैं, तो क्या एक्स एक्सिस पर अप्रोच करने वाला लिगेंड इस तरह से अप्रोच करेगा? क्या वाई एक्सिस पर अप्रोच करने वाला लिगेंड इस तरह से अप्रोच करेगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल लिगेंड इसी तरह से अप्रोच करेगा, क्योंकि हम पहले ही बोल रहे हैं कि अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं। ये हमारे पास एक्स और एक्स एक्सिस पर ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास वाई एक्सिस पर ऑर्बिटल है डी वाई स्क्वायर। जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है वो भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है। जब लिगेंड मेटल पर अप्रोच करेगा और जो ऑर्बिटल लिगेंड के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा वही ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षित होगा, और सबसे ज़्यादा रिपल्सन होने के कारण, सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण होने के कारण वह ऑर्बिटल कहाँ पहुँच जाएगा? हायर एनर्जी या उच्च ऊर्जा पर पहुँच जाएगा।
ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर दो ऑर्बिटल ऐसे हैं जो हाई एनर्जी पर पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं? हाई एनर्जी पर पहुँच जाते हैं। कौन? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। यदि मैं इनको दिखाना चाहूँ कि ये तो माना 5 ऑर्बिटल, ये क्या है? 5 ऑर्बिटल हैं किसके? फ्री मेटल आयन के। ये 5 ऑर्बिटल हैं फ्री मेटल आयन के। जैसे ही लिगेंड इसके नजदीक आया, हालांकि रिपल्सन तो 5 ऑर्बिटल पे ही होगा, लेकिन जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस पाए जा रहे हैं उनमें रिपल्सन क्या होगा? ज़्यादा। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ईजी ऑर्बिटल में रिपल्सन ज़्यादा होगा। और वो कैसे हो जाएंगे? हायर एनर्जी के हो जाएंगे। कौन? ईजी ऑर्बिटल। और जो शेष ऑर्बिटल है उनमें रिपल्सन कम होगा और वो कैसे हो जाएंगे? लोअर एनर्जी के। और ये कौन से ऑर्बिटल हो गए? T2G ऑर्बिटल। और ये कौन से ऑर्बिटल हो गए? ईजी ऑर्बिटल। अब जो हमारे पास 2 तरह के ऑर्बिटल हुए हैं, दोनों ही फ्री मेटल आयन की एनर्जी से हायर एनर्जी पर है या नहीं है? है ना? दोनों ही फ्री मेटल आयन की एनर्जी से हायर एनर्जी पर है। क्यों? क्योंकि रिपल्सन तो ईजी ऑर्बिटल में भी हुआ और रिपल्सन T2G ऑर्बिटल में भी हुआ। दोनों में ही क्या हुआ है? रिपल्सन हुआ है। और दोनों में रिपल्सन होने के कारण ये दोनों ही क्या पहुंच जाएंगे? हायर एनर्जी पर पहुंच जाएंगे। इसीलिए कल मैंने आपको एक क्या बताई थी? स्फेरिकल फील्ड बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये क्या है? फ्री मेटल आयन है। इस पर जब अपने स्फेरिकल फील्ड लगाई तो ये हायर एनर्जी पर पहुंच गए। और ये जो स्फेरिकल फील्ड है, ये 5 ऑर्बिटल समान एनर्जी के, क्योंकि स्फेरिकल फील्ड 5 डी ऑर्बिटल पर समान रूप से कार्य करती है। जैसे ही हायर एनर्जी पर पहुंचे, अब इन पर अपन लिगेंड की अप्रोच कराएं। लिगेंड की अप्रोच कराने के बाद हमने देखा कि ये ऑर्बिटल तो कौन से हो गए? ईजी ऑर्बिटल। और ये ऑर्बिटल कौन से हो गए थे? T2G ऑर्बिटल हो गए थे। हो गए ना? ये ऑर्बिटल तो ईजी ऑर्बिटल, ये T2G ऑर्बिटल। अब हम देखें क्या जो फ्री मेटल आयन के 5 डी कक्षक हैं, अभी भी ये दोनों ऑर्बिटल उससे ऊपर है या नहीं है? एनर्जी में उससे ऊपर है। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या हो रहे हैं? रिपल्सन। लेकिन हम बात करें स्फेरिकल फील्ड की, तो स्फेरिकल फील्ड के तुलना में एक ऑर्बिटल हायर एनर्जी का और एक ऑर्बिटल लोअर एनर्जी का होता है। और हम इस यूनिट में, आपके इस लेसन में, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल फील्ड के बाद जो ऑर्बिटल हैं वो एक तरह के ऑर्बिटल तो हायर एनर्जी पर पहुंच जाते हैं और दूसरी तरह के ऑर्बिटल लोअर एनर्जी पर पहुंच जाते हैं। कौन से ऑर्बिटल हायर एनर्जी पर पहुंचेंगे और कौन से ऑर्बिटल लोअर एनर्जी पर पहुंचेंगे, यह डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्बिटल जो लिगेंड अप्रोच कर रहा है उसके सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं, सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षित हो रहे हैं। जो ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे वही ऑर्बिटल हायर एनर्जी पर पहुंचेंगे और जो ऑर्बिटल सबसे कम प्रतिकर्षित होंगे वही ऑर्बिटल लोअर एनर्जी पर आ जाएंगे। ये चीज़ तो आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको सीधी बात करता हूं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स व्हेन लिगेंड अप्रोच ऑन द मेटल, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड मेटल पर अप्रोच करता है, जैसे हमारे पास ये क्या है? 5 डी ऑर्बिटल है, उत्तेजित 5 डी ऑर्बिटल है, बोल सकते हैं स्फेरिकल फील्ड के 5 डी ऑर्बिटल हैं। जैसे ही लिगेंड ने इस पे अप्रोच की, लिगेंड के अप्रोच करते ही हम जानते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड अलोंग द एक्सिस अप्रोच करेगा। जब लिगेंड अलोंग द एक्सिस अप्रोच करेगा तो बे ऑर्बिटल जो अलोंग द एक्सिस पाए जा रहे हैं वो ऑर्बिटल ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे, ज़्यादा रिपल्सन ग्रहण करेंगे। जब जो बे ऑर्बिटल ज़्यादा रिपल्सन ग्रहण करेंगे या ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे तो वो कहाँ पहुँच जाएंगे? हायर एनर्जी पर। और हम जानते हैं कि 2 ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस होते हैं। कौन कौन से? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये दोनों ऑर्बिटल हायर एनर्जी के होते हैं। ये कहाँ पहुँच जाएंगे? हायर एनर्जी पर पहुँच जाएंगे। और ये कौन से हो गए आपके पास? 2 ऑर्बिटल हो गए। कौन कौन से 2 ऑर्बिटल हो गए? एक ऑर्बिटल तो हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और दूसरा ऑर्बिटल क्या हो गया? समझ में आया क्यों हायर एनर्जी पर पहुँचे? इसलिए हायर एनर्जी पर पहुंचे क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड अलोंग द एक्सिस अप्रोच करेगा और बे ऑर्बिटल जो अलोंग द एक्सिस पाए जाएंगे वो हायर एनर्जी पर हो जाएंगे ड्यू टू रिपल्सन, ड्यू टू लिगेंड फील्ड। लिगेंड फील्ड रिपल्सन के कारण जनरेट हुई और ये हायर एनर्जी पर पहुंच गए। शेष ऑर्बिटल लोअर एनर्जी पर आ जाएंगे। और वो शेष ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? वो शेष ऑर्बिटल हैं आपके 3 ऑर्बिटल
कौन कौन से ऑर्बिटल, डी एक्स वाई ऑर्बिटल, डी वाई जेड ऑर्बिटल और डी जेड एक्स ऑर्बिटल, जिन्हें हम कहते हैं T2G ऑर्बिटल, और जो हायर एनर्जी पर है उन्हें कहते हैं हम EG ऑर्बिटल। ये लोअर एनर्जी पर क्यों आए? क्योंकि ये बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट है। जब ये एक्सिस के बीच में पाए जा रहे हैं, लेगेंड अलोंग द एक्सिस है, तो लेगेंड से इनके मध्य की दूरी है। जब ये लेगेंड से दूर हैं, इसका मतलब रिपल्सन तो होगा पर कम होगा, और कम रिपल्सन के कारण ये ऑर्बिटल क्या आ जाएंगे, लोअर एनर्जी के हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ तक हमारे समझ में आ गई होगी। कल की क्लास में हमने देखा था कि T2G ऑर्बिटल और EG ऑर्बिटल दोनों के मध्य का जो गैप है वो होता है 10d(q), या ऑक्टाहेड्रल के लिए बोल सकते हैं उसको हम क्या, डेल O। डेल O क्यों? डेल ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है, हमने कल की क्लास में एक चीज़ और देखी कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रूल को फॉलो करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का रूल क्या होता है कि जो आपकी औसत ऊर्जा है, यदि हम देखें जितनी ऊर्जा हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में बढ़ी उतनी ही ऊर्जा लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में कम होगी, और टोटल एनर्जी चेंज या सकल ऊर्जा परिवर्तन कितना होता है, 0। ठीक है, टोटल एनर्जी चेंज या सकल ऊर्जा परिवर्तन कितना होता है, 0। अब इस यदि 10d(q) को मैं डिवाइड करूं तो हम देखते हैं यह आपकी क्या है, औसत ऊर्जा। यदि इसको देखा जाए तो इसके लिए जो ऊर्जा बढ़ी उसका मान होता है 0.6 डेल ऑक्टाहेड्रॉन डेल O, और जितनी ऊर्जा घटी उसका मान होता है -0.4 डेल ऑक्टाहेड्रॉन, और टोटल एनर्जी जो है वो कितनी होती है, +10d(q). ठीक है, ये आपकी +0.6 डेल ऑक्टाहेड्रॉन, यहाँ पर जो एनर्जी कम हुई -0.4 डेल ऑक्टाहेड्रॉन। मैं dxy, dyz, dzx तीनों के लिए यदि निकालना चाहूँगा तो -0.4 × 3 बराबर -1.2 डेल ऑक्टाहेड्रॉन। यदि मैं dx², y², dz² दोनों के लिए निकालना चाहूँगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, +0.6 × 2 बराबर 1.2 डेल ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है, उतनी ही एनर्जी घटी जितनी एनर्जी बढ़ी। कहने का मतलब टोटल ऊर्जा परिवर्तन या सकल ऊर्जा परिवर्तन का मान कितना होता है, 0। यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, और यह ऊर्जा क्या कहलाएगी, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा कहलाएगी। जितनी ऊर्जा इसकी स्प्लिटिंग में क्या होगी, रिलीज होगी, उस ऊर्जा क्या कहते हैं हम, CFSE कहते हैं। T2G कक्षा के औसत ऊर्जा स्तर से -0.4 डेल ऑक्टाहेड्रॉन नीचे आ जाते हैं, और EG कक्षा के +0.6 डेल ऑक्टाहेड्रॉन हायर एनर्जी पर पहुंच जाते हैं। इस तरह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है। आज की क्लास में हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को पढ़ा है। कल की क्लास में हम देखेंगे चतुष्फलकीय यौगिक या टेट्राहेड्रल यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।